Hello, friends, and welcome to AQ Bias. And this is Deepak Singh, and we will be discussing current affairs. And under this, the next topic is desertification and land degradation. और ये इस कंटेक्स्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं दो डेवलपमेंट्स के चक्कर में। पहली बात तो ये कि जून 17 को हर साल आपका वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ओके, ये डे ऑब्जर्व करा जाता है। ठीक है, तो जून 17 को हर साल ये मनाया जाता है। एंड इस साल की थीम है, द थीम फॉर 2021 इज रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी। although the chances of asking like okay when does the world day to combat desertification falls, तो वैसे नॉर्मली ऐसे जो काफ़ी सारे डेज होते हैं, एल्डर अब्यूज डे था, आई थिंक दैट वाज ऑन 16th, फिर कोई ना कोई डे ऐसे चलता रहता है। वर्ल्ड टोबैको डे फॉल्स ऑन May 31st, पर वो सारे डेज इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये डे इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑन दिस डे UNCCD was adopted at Paris in 1994. ठीक है, it came into force in 1996, but on this day, on June 17 in the year 1994, UNCCD convention that was adopted at Paris. Okay, so that's why we observe June 17 as World Day to Combat Desertification. और इस साल की थीम है रिस्टोरेशन, लैंड एंड रिकवरी। तो ये तो हो गई हमारी पहली डेवलपमेंट। दूसरी डेवलपमेंट क्या है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने UN हाई लेवल डायलॉग ऑन डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट, इसको एड्रेस करा था फ्यू डेज अगो। तो यानी कि जून 14 या 15 को ये आपकी हाई लेवल डायलॉग हुआ था। एंड ही स्पोक व्हाई ही एड्रेस दिस, इस वजह से एड्रेस करा था उन्होंने बिकॉज इंडिया वॉज एज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ कॉप UNCCD एट COP 14। कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो 14th थी टू UNCCD। तो ये आपकी 2019 में हुई थी एट दिल्ली। मतलब ऐसा तो ग्रेटर नोएडा में हो गई थी, पर उसे दिल्ली ही कहा जाता है। ग्रेटर नोएडा इज अ पार्ट ऑफ द दिल्ली NCR, इट्स एडजेसेंट टू दिल्ली। तो इसे दिल्ली में मतलब हुई थी ये, और यहाँ पे दिल्ली डिक्लेरेशन आपका अडॉप्ट करा गया था। दिल्ली डिक्लेरेशन। तो दिस इज द बैकग्राउंड इन विच वी आर डिस्कसिंग वाई न्यूज़। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं ओवरऑल। तो अभी ये भी देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या क्या बोला था, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी बोलते हैं वो प्रीलिम्स या मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे बाकी सब किसी चीज़ के लिए हो ना। तो उनसे वहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बन जाते हैं, उनके स्लोगन्स होते हैं, ये सब काफ़ी हमारे काम के लिए होते हैं। तो इनफैक्ट मैं कहूँगा कि ये बेटर था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के टाइम पे ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वो बोलते बहुत कम थे, तो वहाँ से क्वेश्चंस कम बन सकते थे। तो हमें लगता था कि उनकी स्टेटमेंट्स क्या पढ़नी, पर मोदी जी बहुत बोलते हैं, तो वहाँ से काफ़ी सारे कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स या फिर पॉइंट्स निकल आते हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो उन्होंने हमारा सिलेबस बढ़ा दिया है, चाहे GDP बढ़े ना बढ़े। तो अब हम देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा था। उन्होंने कहा पहले कि इन द लास्ट 10 years अराउंड 3 million hectares ऑफ फॉरेस्ट कवर वॉज एडेड टू द इंडियन फॉरेस्ट कवर। तो with this the forest cover enhanced to almost 1/4 of the country's total area। तो यानी कि 25% of the कंट्री का जो भी एरिया है तो दैट इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। वो इस वजह से है क्योंकि पिछले 10 सालों में 3 million hectares ऑफ फॉरेस्ट कवर वर एडेड। ये तो ये हो गया। तो दूसरा उन्होंने कहा, ये तो पास्ट की बात हो गई। अब हम अगर आगे फ्यूचर की बात करें तो उन्होंने कहा कि UNCCD के अंदर COP 14 जो थी, मैंने आपको बताया था दिल्ली के अंदर, तो वहाँ पे दिल्ली डिक्लेरेशन आपकी साइन करी गई थी, मतलब अनाउंस करा गया था। तो उसके अंदर ये डिसाइड करा गया था कि टारगेट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, ओके, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी दैट इज LDN, ये अडॉप्ट करा गया था कि बाय 2030 द होल वर्ल्ड विल अचीव दिस टारगेट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय द ईयर आपका ये 2030। और साथ में कहा कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए इंडिया इज प्लानिंग टू रिस्टोर 26 million hectares ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030। ठीक है, तो ये था कि हमारे पास्ट में हमने 3 million hectare फॉरेस्ट कवर ऐड करा है। फिर टारगेट अभी इस टाइम पे है कि 2030 तक लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी अचीव करनी है। वो भी हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली क्या है। मेन यही कि इतना मतलब उसकी जो लैंड को जो है डिग्रेडेशन होती है उसको रोका जाए, सो एज टू एंश्योर दैट कि आगे वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए वो लैंड यूज आ जाए। मतलब सो इट विल बी लाइक द सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन और सस्टेनेबल यूज ऑफ लैंड। सो दैट इज लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। एंड उसको अचीव करने के लिए इंडिया इज प्लानिंग टू रिस्टोर 36 million hectares ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030।
तो इतना आया जाएगा, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला था। साथ में उन्होंने एक और चीज बोली थी, ही गेव एन एग्जाम्पल ऑफ बन्नी रीजन। ये एक एरिया है रन ऑफ कच्छ में, गुजरात में। इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बन्नी रीजन कहाँ पे है। ये है आपका गुजरात में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, चंबल में है, कहाँ पे है। तो आपका आंसर है कि रन ऑफ कच्छ गुजरात में है। तो उन्होंने उसका एग्जांपल दिया था कि वहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी अचीव करी गई है, तो इसकी वजह से वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है, आपकी इंप्लॉयमेंट इंप्रूव हो रही है। तो इसके बारे में उन्होंने मैंशन कहा था। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस is being set up in India to promote scientific approach towards land degradation issue। तो ये भी उन्होंने कहा था। ओके फ्रेंड्स, तो ये उनके हाईलाइट की एड्रेस थी। क्या क्या उन्होंने कहा था, व्हाट वर द की हाईलाइट्स टू हिज एड्रेस। तो ये सब चीजें उन्होंने कही थी। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं डेजर्टिफिकेशन के टॉपिक को थोड़ा डिटेल में, एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि मैंने आपको बताया था एट मी दीपक सिंह, लाइक एट AQBIS वी फॉलो दिस 3C approach, which is it has to be comprehensive but yet concise and it has to be current oriented। तो current oriented मैंने आपका पहले कंटेक्स्ट में समझा दिया था। अब मैं बताता हूँ desertification के बारे में। So what is desertification? So पहली बात तो ये, what desertification is not। Desertification is not the natural expansion of existing desert, but the degradation of land in arid, semi-arid and sub-humid areas। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली मत लेना। नहीं, ये डेफिनेशन मैंने यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट से कॉपी करी है। तो जहाँ पे यहाँ पे आपको जो भी नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे वो बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज से रेफर करके ही बनाए जाते हैं। तो पहली बात तो डेजर्टिफिकेशन ये नहीं कि आपके जो एग्जिस्टिंग डेजर्ट है, जैसे आपका रन ऑफ कच्छ हो गया, आपका राजस्थान में थार डेजर्ट हो गया, तो ये सब आपके जो हो गए, आपके डेजर्ट आपके एक्सपैंड कर रहे हैं, तो वो डेजर्टिफिकेशन नहीं है। इसका मतलब है इट्स अ काइंड ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। और लैंड डिग्रेडेशन इन व्हाट काइंड ऑफ एरियाज, इन एरिड, सेमी एरिड और ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज। तो वहां पे अगर लैंड डिग्रेडेशन इन एरियाज के अलावा कहीं पे हो रही है तो दैट इज नॉट डेजर्टिफिकेशन, ये ध्यान रखना। नाउ इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ सॉइल, मतलब वही होती है आपकी जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, आपकी जो टॉप सॉइल थिन होती जाती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, क्लाइमेट एक्टिविटीज, उसकी वजह से। और इसके रीजंस क्या हैं, तो हमने डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज डेजर्टिफिकेशन, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके हम अगर करें रीजंस, अगर हम इसके रीजंस डिस्कस करें तो रीजंस इसका वही है कि पहली बात तो ओवर कल्टिवेशन है, ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, पुअर इरिगेशन प्रैक्टिसेस एंड पॉवर्टी ऑल्सो। अब पॉवर्टी भी है इसमें, क्योंकि लोग पुअर होते हैं तो वो लैंड को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर इफ़ यू वांट टू टैकल डेजर्टिफिकेशन then you have to tackle poverty also, that is even set by United Nation। तो वही as I said कि जो हमारा टॉपिक है, हमारी जो कन्वेंशन भी है, दैट इज ऑल्सो डेल्ट विद द डेजर्टिफिकेशन वर्स एंड लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट। सो डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन में फ़र्क क्या है, यही मैंने आपको बताया था कि लैंड डिग्रेडेशन तो वही है कि जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो रही है, आपका इकोसिस्टम इफेक्ट हो रहा है, जहाँ पे अगर फॉरेस्ट कवर खत्म हो रहा है वहाँ पे, तो पूरे वहाँ पे जो स्पीशीज़ वगैरह रहते हैं अगर वो हम नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहे हैं तो दैट इज़ लैंड डिग्रेडेशन। पर यही लैंड डिग्रेडेशन अगर एरिड, सेमी एरिड एंड ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज में होती है तब वो आपकी लैंड डिग्रेडेशन डेजर्टिफिकेशन हो जाती है। ठीक है, तो यही मैंने आपको डेफिनेशन में पहले भी आपको बताया था कि डेजर्टिफिकेशन इज नॉट द नेचुरल एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट बट द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड इन दिस काइंड ऑफ एरिया। ओके फ्रेंड्स, आई होप इट्स क्लियर विद यू। Again, I would say that if you have any doubt, then you can always contact AQBIS and we will revert to you. ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। अब इसकी अगर हम प्रिवेंशन सोर्सेज बताएंगे किस तरीके से इसको रोका जा सकता है, तो वही दो कैटेगरीज हैं। पहली बात तो ये कि ओवर, मतलब जो जनरल प्रैक्टिकल अप्रोच हमारी कही जाती है कि भाई सॉइल इरोजन कम करिए, आपका इरिगेशन इंप्रूव करिए, क्लाइमेट चेंज मत करिए, सब कुछ ये करिए, तो वो तो एक नेचुरल हो गया जो आप आई थिंक अपने आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, सीडिंग करते जाइए, एरियल सीडिंग करिए, नैरो स्ट्रिप प्लांटिंग एक्सेट्रा ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब है, ये तो आप अपने आप ही लिख देंगे। अगर आप एक साल भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो, और इनफैक्ट आई वुड से आप एनसीईआरटी के बेसिस पे ये सब पॉइंट्स तो लिख सकते हैं। तो ये मेरा पर्पस नहीं है कि मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे क्यों एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मेरा पर्पस ये है यहाँ पे कि यूनाइटेड नेशन ने ही ये कहा है कि यहाँ पे पॉवर्टी बहुत मेजर रोल प्ले करती है डेजर्टिफिकेशन में। ठीक है, तो पॉवर्टी इज लाइक अ विशियस साइकिल। पॉवर्टी होती है तो लोग एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं लैंड को, और लैंड और एक्सप्लॉइट होती है तो दैट लीड्स टू पॉवर्टी। सो इट्स अ सर्कुलर थिंग। ठीक है, तो उन्होंने ये भी कहा है कि एवरी स्ट्रैटेजी टू काउंटर डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन शुड इंक्लूड पॉवर्टी।
ओके, काउंटरिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी एलिवेशन। तो ये चीज़ है। सो दिस आई शेड फ्रॉम द एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू। वो मैंने आपको इसलिए बताया कि इन केस यू आर राइटिंग योर मेंस आंसर ऑन डेजर्टिफिकेशन, तो वहाँ पे आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सिर्फ यही नहीं कि आपको फार्मिंग वो एग्रीकल्चर मतलब को कम करना है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि एग्रीकल्चर की वजह से ही डेजर्टिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके लिए पूरी लैंड क्लियर करनी पड़ती है, फिर वहाँ पे सोइंग होती है, तो फॉरेस्ट को हटाना पड़ता है। तो ये भी एक एग्रीकल्चर भी जैसे है। तो ये नहीं है कि सिर्फ आपका इरिगेशन इंप्रूव कर रही है, वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन कम करिए लैंड की, पॉवर्टी एलिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका मेंस का आंसर अगर आप पॉवर्टी का एंगल देंगे कि यूनाइटेड नेशन ने ये कहा है, सो योर आंसर विल स्टैंड आउट फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। और अगर हम देखें तो डेजर्टिफिकेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक अफ्रीका का ही मतलब इफेक्ट करता है या फिर कुछ एरियाज में डेजर्ट वाले में। ठीक है, मेनली तो अफ्रीका को इफेक्ट करता ही है, जहाँ पे अराउंड 2/3 of the continent is desert or dry land, but it is also affects other countries including developed countries like USA। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मोस्ट अफेक्टेड तो आपका अफ्रीका ही है, पर ओवरऑल बाकी सारे एरियाज भी इफेक्टेड होते ही हैं। एंड वर्ल्ड वाइड सम 70% ऑफ द 5.2 बिलियन हेक्टेयर्स ड्राई लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर आर ऑलरेडी डिग्रेडेड। तो आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन हो रही है आपकी। ठीक है, अब हम आते हैं कन्वेंशन पे, जो हमारा टॉपिक है। अभी मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया, डेजर्टिफिकेशन क्या होती है, लैंड डिग्रेडेशन होती है, ड्रॉट तो का वही आपका कि सूखा हो जाता है। तो अब हम आते हैं यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ओके, डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट, दैट इज द फुल नेम। सो इट इज द फर्स्ट एंड द ओनली इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क टू एड्रेस डेजर्टिफिकेशन। पहली बात तो ये सिर्फ पहला और इकलौता इंटरनेशनल ट्रीटी है जो डेजर्टिफिकेशन को डील करता है, एंड इट इज लीगली बाइंडिंग। लीगली बाइंडिंग का मतलब ये है कि जो कंट्रीज इसको रेटिफाई कर रही हैं उनको अपनी देश में कुछ लॉज उनको इनैक्ट करने होंगे सो एज टू एनफोर्स दिस डेजर्टिफिकेशन। तो इट इज़ लीगली बाइंडिंग। ये कंटेक्स में ऐसा नहीं कि अगर हम डेजर्टिफिकेशन अगर हो रही है तो इंडिया को कुछ पेनल्टी लग जाएगी, पर वही चीज़ है कि इंडिया विल हैव टू इनैक्ट सम लॉज टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। अब हम इसकी अगर हम थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ें तो डेजर्टिफिकेशन का बारे में लगेगा हमें कि 1992 से स्टार्ट होता है, बट हमें थोड़ा 15 साल और पीछे जाना पड़ेगा। जैसे मूवीज़ में होता है ना, फ्लैशबैक होता है, तो उसी तरीके से फ्लैशबैक करेंगे हम, अपने इसके पुनर्जन्म में जाएंगे और एरिया साल पहुंच जाता है 1977। वैसे 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, आई थिंक 1972 में भी हुई थी, बट आई थिंक कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ये नहीं बताएगा कि डेजर्टिफिकेशन का जो टॉपिक है वो वॉज फर्स्ट डिस्कस्ड at UN conference on desertification which was held in Nairobi in Kenya in 1977। तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे ध्यान रखिएगा कि नॉर्मली आप लोगों को लगेगा 1992 से शुरुआत होती है, पर 1992 से नहीं, 1997 से होती है। अभी तक यूपीएससी डेजर्टिफिकेशन पे क्वेश्चन पूछ चुकी है और वो आपको लगेगा कि चलो अब इससे नया क्या पूछा जाएगा, पर ये अगला क्वेश्चन जो आएगा वो यहाँ से निकलेगा। So desertification, the issue of desertification was first discussed at the UN Conference on Desertification, which was held in Nairobi in Kenya, capital of Kenya, in 1977। पर उसके बाद ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, फिर 15 साल कुछ हुआ ही नहीं। तो 15 साल बाद 1992 में जहाँ पे एनवायरमेंट डिप्लोमेसी स्टार्ट होती है, सो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, जिसका आपको ज़्यादा नाम पता होगा, रायो अर्थ समिट, है ना। ये तो उसका ऑफिशियल नाम हो गया, पर घर का नाम क्या है उसका, तो उसका घर का नाम है रायो अर्थ समिट। और रायो इस वजह से कहा जाता है क्योंकि रायो में हुई थी, और रायो कहाँ पे है, जहाँ पे धूम 2 बनी थी यानी कि आपका ब्राज़ील में, है ना। तो आपने रायो देखा होगा उस मूवी में। तो ये रायो अर्थ समिट ही, ये लैंडमार्क समिट है एनवायरमेंट डिप्लोमेसी में। तो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, एक सस्टेनेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, आई थिंक दैट हैपेंड इन 1987 और आई थिंक इन 1972। 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म आई थिंक वाज कॉइन्ड ऑफिशियली, बस 72 में भी कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो ये ध्यान रख लेना कि यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ऑल्सो नोन एज रायो अर्थ समिट। तो यहाँ से जी 5 डॉक्यूमेंट निकले थे। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी और यहाँ पे एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी निकल जाएगा। तो 5 डॉक्यूमेंट निकले थे। एक डॉक्यूमेंट था आपका UNFCCC का, दूसरा डॉक्यूमेंट था आपका CBD का, ठीक है, फिर एक आपका था एजेंडा 21 और 2 और डॉक्यूमेंट थे। ठीक है, तो डायरेक्टली UNCCD का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था,
पहली बात तो ये। पर एजेंडा 21 जो एक डॉक्यूमेंट था, उसने रिकमेंड करा कि भाई एक यूएनसीसीडी के ऊपर भी एक कन्वेंशन होनी चाहिए। तो उसने डायरेक्टली रिकमेंड करा था, मतलब यूएनसीसीडी नाम की एक कन्वेंशन होनी चाहिए डेजर्टिफिकेशन को डील करने के लिए। So it is a direct product of Agenda 21. So in UPSC they can ask you that which convention was the direct result of Agenda 21? A UNFCCC, B CBD और C आपका ये UNCCD। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा UNCCD। प्रीलिम्स में यहीं पे फांस लेंगे आपको, मतलब आप लोगों को लगेगा 1992 है, पर थोड़ा डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। फिर उसके बाद 2 साल के बाद और आते हैं, तो यानी कि इसमें 2 साल और ऐड कर दो +2, तो यानी कि 1994 में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1994 में पेरिस में इसको अडॉप्ट करा गया था। ठीक है, एंड ऑन जून 17 1994, दैट्स व्हाई जून 17 इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। एक ये हो गया। फिर +2 और कर दो, यू मूव अहेड 2 years, तो 1996 पे पहुंच गए। सो दिस कन्वेंशन वाज रेटिफाइड इन दिसंबर 1996 एंड केम इनटू फोर्स। तो अगर आपके साल इंपॉर्टेंट, अगर इंडिया सिनेरियो देखें तो इंडिया ने भी 1994 में इसको साइन कर दिया गया था व्हेन इट वाज अडॉप्टेड एट पेरिस। मतलब इसको अक्टूबर 14 को इसको साइन कर दिया था, एंड इट वाज रेटिफाइड बाय इंडिया इन दिसंबर 17। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर दिस कन्वेंशन। तो जैसे ही आपकी अडॉप्ट करी थी उसी साल इंडिया ने भी अडॉप्ट कर लिया। जिस साल रेटिफाई करना था इंडिया ने भी उसी को रेटिफाई कर दिया था। रेटिफाई कैसे करते हैं भाई, अपने कुछ लीगल मैकेनिज्म उन्होंने बना दिए और रेटिफाई कर लिया। तो आपके ईयर्स अगर मैं इसमें देखूं तो ईयर पहला वही है आपका, सॉरी एक स्लाइड आगे, तो ईयर इसमें वही है आपका 1977 में पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी डेजर्टिफिकेशन के इशू को एड्रेस करने के लिए। वो सिर्फ स्पेसिफिकली डेजर्टिफिकेशन के लिए थी। पर रायो जो समिट थी 1992 की, तो वो आपकी हुई थी, उसने 5 डॉक्यूमेंट रिलीज करे थे, उसमें से एक डॉक्यूमेंट एजेंडा 21 था। एजेंडा 21 जब था तो उसने एक रिकमेंड करा था यूएनसीसीडी, और यूएनसीसीडी फिर आ गया, मतलब 1992 के बाद 2 साल आगे बढ़े तो उसमें आ गया आपका दैट वाज अडॉप्टेड एट पेरिस इन जून 17। ये इस केस में डेट इंपॉर्टेंट है 1994, एंड 96 में इसको इट केम इनटू फोर्स, और इंडिया ने भी 1994 में इसको साइन कर दिया था और 94 में इसको रेटिफाई कर दिया था। ओके फ्रेंड्स, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये तो उसकी टाइमलाइन की बात हो गई। नाउ लाइक व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ दिस? सो इट हैज 197 पार्टीज, तो ऑलमोस्ट सबने इसको अडॉप्ट करा हुआ है। पर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है दैट कनाडा, okay, in 2019 Canada became the first country to withdraw from the convention. However, 3 years later it reversed it and acceded to the convention in 2016. So normally, as we can see, that all these North American countries are very notorious. So Donald Trump, like in his tenure, he walked out from UNESCO, he walked out from like all the treaties with Russia and blah blah blah. मतलब उसने काफ़ी चीज़ों से उसने अपना वापस ले लिया था. He even stopped funding to WHO. बट कैनेडा इज लाइक द प्रेडेसर। वो डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले भी उन्होंने कहा था कि वी वोंट एग्री टू दिस कन्वेंशन, एंड दे वॉकड आउट ऑफ दिस कन्वेंशन इन 2013. सो इट वाज द फर्स्ट कंट्री टू डू सो. सो ऑब्वियसली इफ द इन द ऑप्शंस इट इज मेंशन दैट यूएसए और कैनेडा, सो मोस्ट ऑफ यू आई प्रीटी श्योर will feel that Donald Trump is the naughty guy and he walked out of that convention. But in this case, the spoiled kid is Canada. तो कनाडा ने उसमें अभी दोबारा से मेंबर बन चुका है. तो ये आपका स्टेट पार्टीज के कंटेक्स्ट में है. And where is the secretariat? So this is very important because its secretariat is located at Bonn in Germany. UNFCCC का भी secretariat is located in Bonn, that is Germany. But CBD जो आपका कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, उसको हम अलग से एनवायरमेंट के टॉपिक में डिस्कस करेंगे. तो उसका सेक्रेटेरिएट है मॉन्ट्रियल, दैट इज इन क्यूबेक इन कनाडा. तो इन दोनों का सेक्रेटेरिएट एक जगह पे है और सीबीडी का सेक्रेटेरिएट यहाँ पे है. सो क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड दैट ओके द सेक्रेटेरिएट ऑफ विच कन्वेंशन इज नॉट लोकेटेड एट बॉन. तो करेक्ट आंसर है सीबीडी. इट्स सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड इन मॉन्ट्रियल and it is located, operates under the UNEP, that is the United Nations Environment Program. So वहाँ पे located है. And in 2006 International Year for of Deserts and Desertification was also observed. तो ये भी आपका एक पॉइंट हो गया. तो ये सेक्रेटेरिएट हो गया. और इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन, हर साल कुछ ना कुछ इन्होंने एक ईयर डेजिग्नेट करते हैं, डिकेड डेजिग्नेट करते हैं, डे डेजिग्नेट करते हैं. तो इसी तरीके से उन्होंने ईयर डेजिग्नेट करा था. तो ये हो गई कुछ और इन्फॉर्मेशन.
अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और मैंने अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में कहा था कि COP14 दैट इंडिया इज द प्रेजेंट is the current president of the UNCCD because it assumed presidency at COP14 which was held in Delhi in 2019. अब करते हैं कि व्हाट इज इट। तो हर किसी का कॉप होता है, जैसे आपका यूएनएफसीसी का भी है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, सीबीडी का भी है, सीओपी, और इसका भी है। सो व्हाट इज इट? इट इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी एंड इट इम्प्लीमेंट्स द रिव्यूज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस कन्वेंशन। इट मीट्स ऑन बाय एनुअल बेसिस, यानी कि हर 2 साल में ये मिलती है। जब स्टार्ट हुआ था तो ये हर साल मिलती थी फ्रॉम 1997 टू 2001, बट स्टार्टिंग फ्रॉम 2001 सेशंस वर हेल्ड बाय एनुअली एंड द लास्ट वाज held in September 2019 in New Delhi, which adopted the New Delhi Declaration, investing in land and unlocking opportunities. ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज तो हर 2 साल में एक बार होती है, पर साथ में बीच वाले साल में एक कमेटी फॉर द रिव्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कन्वेंशन, SRIC, CRIC. So they can ask you that this committee is related to which convention? तो correct answer is आपका UNCCD. So ये भी हर 2 साल में होती रहती है alternate years में। जैसे इस साल आपकी UNCCD की कन्वेंशन समिट होगी, COP15 होगी, पर पिछले साल मतलब 2019 में COP14 हुई थी, 2020-21 में आपकी COP15 होगी, पर बीच वाले साल में आपका दिस कमेटी बाय द नेम ऑफ CRIC, तो उसके सेशंस भी होते रहते हैं, ओके, बायनियल बेसिस। तो ये हो गया आपका। इसके अंदर एक और कमेटी होती है, आप कॉप की एक और सब्सिडरी कमेटी है, दैट इज बाय द नेम ऑफ कमेटी ऑन साइंस एंड टेक, तो इसको टेक्निकल एडवाइस देती है। इस पे और कुछ नहीं है। फिर हो गया कमेटी फॉर द रिव्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन, SRIC, जिसके बारे में मैंने बात करी थी। सो इट इज ऑल्सो सब्सिडरी बॉडी टू द कॉप ऑफ UNCCD, तो वो भी इसे इम्प्लीमेंट करने में इसको जो रिपोर्ट्स होती हैं वो प्रोवाइड करती है। सो ये आपका हो गया। Now, what is the relationship between all these convention, UNCCD, UNFCC और CBD? तो पहली बात तो ये कि all these three, that climate change, biodiversity and land degradation are all interlinked. अगर आपकी desertification बढ़ रही, अगर climate change हो रहा है तो desertification बढ़ेगी, और desertification बढ़ेगी तो आपका biodiversity impact होगा। तो ये तीनों convention interlinked है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ isolated इनको implement करने का। So as to ensure that the synergy is there between these three, a joint liaison group was thus established in 2001. इसमें सिर्फ ईयर इंपॉर्टेंट ध्यान करने वाला है और कुछ ज्यादा नहीं है। टू इंश्योर दैट, या फिर डायरेक्टली वो ये पूछ सकते हैं कि जॉइंट लाइजन ग्रुप इज फॉर विच कन्वेंशंस, ठीक है। सो इट इंश्योर्स दैट ऑल दीज 3 कन्वेंशंस वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। ये आपका हो गया जॉइंट लाइजन ग्रुप। अब हम आते हैं COP14 पे, जहाँ पे मैंने आपसे स्टार्टिंग में कह रहा हूँ कि वैसे COP14 जो आपकी 2019 में हुई थी, विच वॉज हेल्ड इन ग्रेटर नोएडा, विच इज एडजेसेंट टू, ये तो वैसे यूपी में आता है, पर फिर भी इसका नाम कहते हैं कि दिल्ली में हुई थी। अब दिल्ली में जगह नहीं थी तो उन्होंने कहा चलो ग्रेटर नोएडा चले जाते हैं मेट्रो पकड़ के, तो चले गए हैं जी वहाँ पे दिल्ली डिक्लेरेशन। तो वहाँ पे दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट करा गया था, और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें, मतलब क्या क्या उसकी हाईलाइट थी अगर उस COP14 की देखा जाए। पहली बात तो इंडिया ने अपनी 2 साल की प्रेसिडेंसी स्टार्ट करी थी। दूसरा, इंडिया ने डिसाइड करा था कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, डिग्रेडेड लैंड विल बी, हम रिस्टोर करेंगे बाय 2030, ठीक है। ये 2019 में अडॉप्ट करा था, जो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी रीट्रेट करा था। पहले टारगेट था 21 मिलियन हेक्टेयर्स, अब उन्होंने 26 मिलियन हेक्टेयर कर दिया है। दूसरा, it also decided, the convention decided, not only India but the convention, COP to UNCCD decided that it will achieve land degradation neutrality, LDN, by 2030, तो 2030 तक होगी। एंड व्हाट इज LDN और लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी? इट इज ensuring that enough land is available across the world to ensure a sustainable future. तो यही है, इसकी बड़ी एक वेग सी डेफिनेशन है। इसका मतलब यही है कि भाई इतनी लैंड को रिस्टोर करना है, इतनी लैंड अवेलेबल होनी चाहिए तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको यूज़ कर पाए, और फिर उनकी फ्यूचर जनरेशन भी आगे उसे यूज़ कर पाए किसी भी पर्पज़ के लिए। तो ये हो गया हमारा COP14 पे। और अगर हम दिल्ली डिक्लेरेशन के की हाइलाइट्स देखें, ये तो हमारे इवेंट्स हो गए कि क्या क्या COP14 पे हुआ था, पर अगर हम दिल्ली डिक्लेरेशन के की पॉइंट्स देखें तो उसमें क्या क्या है। उसने पहले कहा था कि इम्प्लीमेंट द UN इकोसिस्टम रिस्टोरेशन प्रोग्राम, जिसकी ड्यूरेशन है 2021 से लेकर 2030 तक, तो ये है। फिर क्रिएट ग्रीन जॉब्स हो गया, प्रमोट प्रोजेक्ट्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है, ये इतना मतलब यूजफुल नहीं है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो ये प्रमोट ग्रीन जॉब्स हो गया। एंड इट ऑल्सो
took note that का पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव विच हैज़ बीन लॉन्च, तो उसको प्रमोट और करना चाहिए। और साथ में यही कि गवर्नमेंट को और भी अपने लोकल गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व करो, क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन लोकल गवर्नमेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के बिना और पॉवर्टी को हटाए बिना नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पे यही है कि इम्प्लीमेंट द यूएन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, तो ये इंपॉर्टेंट है इसका पॉइंट। और साथ में एक और चीज़ है, वो है ड्रॉट टूल बॉक्स, क्योंकि इस कन्वेंशन का पूरा नाम है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड डिग्रेडेशन, डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट। तो ड्रॉट भी है, अभी तक हम सिर्फ लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे, पर ड्रॉट के बारे में बात नहीं कर रहे थे। ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाता है, जब आपका पानी नहीं होता तो ड्रॉट कंडीशन हो जाती है। एक फ्लड होता है, फ्लड में बहुत सारा पानी होता है, दूसरा होता है आपका ड्रॉट होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इट वॉज ऑल्सो ऑफिशियली लॉन्च ड्यूरिंग COP14। ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्हेन इट वॉज लॉन्च, और इसमें यही है, ये टूल बॉक्स काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं, मतलब एक मेथड है, इट्स लाइक अ वे सो एज टू इंश्योर दैट द रीजन्स कैन इवेल्युएट व्हेन whether they are at risk of drought or not, and then how to deal with it, and it uses 30 parameters। ठीक है, इंक्लूडिंग सॉइल मॉइस्चर, रेनफॉल डेटा एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें एक ये हो गया। देन द फ्रेमवर्क ऑफ द टूल किट इंक्लूड 3 एस्पेक्ट्स। इसके 3 मतलब ये तो हमारी मेथोडोलॉजी हो गए। तो बर इसके हम ये देखें कि क्या क्या डील करता है। इट मॉनिटर्स एंड इट मॉनिटर्स दिस, देन इट प्रिपेयर्स अ वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट, एंड देन इट ऑल्सो रिकमेंड्स रिस्क मिटिगेशन मेजर्स। पहले मॉनिटर करता है, फिर उसमें एसेस करता है कि भाई क्या रिस्क है, और उसको फिर वार्निंग देता है, एंड देन इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर रिस्क मिटिगेशन की किस तरीके से इस रिस्क को रिड्यूस करा जा सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब ये है, और ये किसने डेवलप करा है? यूएनसीसीडी के एक्सपर्ट्स ने तो डेवलप करा है, बट अलॉन्ग विद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी बाय द नेम ऑफ फाओ एंड वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने इसको डेवलप करा है यूएनसीसीडी इन 2 एजेंसीज के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो इसके साथ हमारा ये छोटा सा टॉपिक डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन का टॉपिक डिस्कस हो गया। मैं एक बार छोटी सी रिवीजन करा देता हूँ आपको कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो इसमें सबसे पहले हमने यही डिस्कस करा था कि भाई आपका जून 17 को ये वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ऑब्जर्व करा गया था विद द थीम फॉर 2021 रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी। फिर मोदी जी ने एड्रेस करा था इसको यूनाइटेड नेशन को, तो उन्होंने वही अपने इनिशिएटिव्स लॉन्च बताए थे कि 3 मिलियन हेक्टेयर को तो फॉरेस्ट ऐड करा है, और 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड हैड बीन रिस्टोर्ड, ये करा था। फिर उन्होंने बन्नी रीजन ऑफ रन एंड कच्छ इन गुजरात, उसके बारे में उन्होंने बताया था। फिर उन्होंने बताया था, हमने डिस्कस करा था व्हाट इज डेजर्टिफिकेशन। तो ये बताया था कि डेजर्टिफिकेशन इज नॉट द एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट्स, बट इट इज लैंड डिग्रेडेशन विच हैपेंस इन एरिड, सेमी एरिड एंड सब ह्यूमिड एरियाज, उसके बारे में बताया था। फिर मैंने डिस्कस करा था कि इन दोनों में फर्क क्या है, लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन में। फिर ये बताया था हमने कि इसके कॉजेज क्या हैं, नेचुरल कॉजेज भी हैं एंड पॉवर्टी भी है, एंड की स्ट्रैटेजी भी इन दोनों चीज़ों को टारगेट करने के लिए होनी चाहिए। एंड देन वी केम टू द यूएनसीसीडी। ओके, फिर यूएनसीसीडी के बारे में भी हमने डिस्कस करा था कि इट इज़ द फर्स्ट एंड ओनली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी टू डील विद द डेजर्टिफिकेशन। फिर उसकी टाइमलाइन डिस्कस करी थी कि द इशू ऑफ डेजर्टिफिकेशन वॉज जस्ट डिस्कस्ड इन 1997 इन नायरोबी समिट एट आपका यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डेजर्टिफिकेशन, वो 1997 में थी। देन वी जंप टू 1992, वहाँ पे एजेंडा 21 ने रिकमेंड करा था विच वॉज अडॉप्टेड एट रायो समिट। एंड उसके बाद फिर 92 साल बाद उसने हमने यूएनसीसीडी को अडॉप्ट करा गया था एट पेरिस ऑन जून 17, एंड दैट्स व्हाई ऑन जून 17 वी ऑब्जर्व दिस डे। एंड देन 1996 में उसको अडॉप्ट करा गया था, इंडिया ने भी उसको सिग्नेटरी है और अडॉप्ट कर लिया था। फिर उसके बारे में हमने डिस्कस करा था COP14 के बारे में, आई थिंक वी डिस्कस्ड। हाँ, फिर हमने उसका सेक्रेटेरिएट डिस्कस करा था। सेक्रेटेरिएट में हमने बताया था कि उसका बॉन में है, जहाँ पे यूएनएफसीसी का सेक्रेटेरिएट है। एंड ये भी डिस्कस करा था कि सीबीडी का सेक्रेटेरिएट जो है वो मॉन्ट्रियल में है, कनाडा में, एंड विच ऑपरेट्स अंडर यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो उसके बारे में मैंने डिस्कस करा था। और साथ में ये भी बताया था कि इसमें कितनी पार्टीज हैं, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट करा हो गया, एक्सेप्ट मतलब कनाडा ने इसको छोड़ दिया था 2013 में, बट दोबारा से ज्वाइन कर लिया था। सो कनाडा इज अ मेंबर ऑफ यूएनसीसीडी, ये करा था। और फिर हमने डिस्कस करा था कॉप के बारे में। तो कॉप के बारे में हमने डिस्कस करा था कि पहले वो एनुअल बेसिस पे होती थी, अब बाय एनुअली होती है। और फिर वहाँ पे हमने इंडिया के बारे में
डिस्कस करा था कि COP14 इंडिया में हुई थी और दिल्ली में हुई थी 2019 में, और 2019 में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट करा गया था, और साथ में फिर हमने एंड में डिस्कस करा ड्रॉट टूल बॉक्स। तो विद दिस आई हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ डेजिडिफिकेशन अगेन फ्रॉम एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू। सिर्फ ये नहीं है कि आपको थीम बता के छोड़ दिया कि भाई डेजिडिफिकेशन का जो डे है, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजिडिफिकेशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन June 17। आई हैव कवर्ड ऑल द डायमेंशंस एंड ऑल दीज वर टेकन फ्रॉम यूनाइटेड नेशन वेबसाइट, सो इट्स ऑल ऑथेंटिक। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई फर्जी माल नहीं मिलेगा, पूरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी यहाँ पे। तो विद दिस आई हैव एंडेड द लेक्चर, आई होप यू एंजॉयड इट, और जस्ट बी रेगुलर विद योर आर यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप लोग इसे प्लीज़ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए, और कुछ कमेंट बॉक्स में अगर आपको लगे लेक्चर ये पसंद आया तो प्लीज़ लेट अस नो। और साथ में मैं आपके 2 मिनट और लूँगा, उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि AQ Bias with which I am associated. तो AQ Bias is launching its foundation batch on 7th of July. तो 7th जुलाई से फाउंडेशन बैच लॉन्च कर रहा है, जिसमें 800 घंटे की क्लासेस पढ़ाई जाएंगी जनरल स्टडीज़ के लिए, जो कोई भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं कर रहा, जिसमें से 80 घंटे 10% करंट अफेयर्स को डेजिग्नेट करे जाएंगे। सो दैट्स लाइक अ ह्यूज अमाउंट। ठीक है, तो इतना पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। साथ में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी लॉन्च करे जा रहे हैं, जो सारे आपके ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं, आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पब एड, सोशोलॉजी, तो ये सारे ऑप्शनल्स हैं। आने वाले टाइम में कुछ और भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। सो प्लीज़ कीप एन आई ऑन आवर चैनल। एंड ये तो हमारा फाउंडेशन बैच हो गया। साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि A-Cube IS IIT का एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला है। इट डजेंट मीन कि आपका इंजीनियरिंग वाला IIT, बट इट मीन्स IAS इंस्पिरेशन टेस्ट। तो ये IAS इंस्पिरेशन टेस्ट कंडक्ट करेगा A-Cube IAS, जिसके अंदर ये पहले तो टेस्ट कब कंडक्ट होगा आपका, इस मंथ के 24 और 27 को। तो जो भी इस टेस्ट में अपीयर होगा तो उसे हेवी डिस्काउंट मिला जाएगा। अगर कोई इस टेस्ट में 50% मार्क्स लाता है तो उसे 50% का डिस्काउंट मिला जाएगा, और अगर कोई 100% स्कोर करता है तो उसके लिए पूरा 100% का डिस्काउंट मिला जाएगा। बट अगेन आई वुड से प्राइस कम होगा, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ पे बिल्कुल हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ अटेम्प्ट दिस। इट इज़ बीइंग कंडक्टेड ऑन June 24 एंड 27, यानी कि इस महीने में। तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और कुछ अगर आपका फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा ये। ठीक है, सो दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ A-Cube IS। आई होप यू लाइक द लेक्चर। सो बाय, टेक केयर।